चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. वी वांट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट which is parallel to another straight line which passes through these two position vectors. ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जी. पैरेलल अगर निकालना रहेगा लाइन, तो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे रहते हैं? प्रोपोर्शन में रहता है. ठीक है, तो जो इन दोनों के थ्रू जाने वाला लाइन रहेगा उन्हीं के डायरेक्शन रेशियोज हम इस पॉइंट के थ्रू जाने वाले लाइन के लिए यूज कर सकते हैं. और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. वी वांट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट P 2, -1, 3 एंड पॉइंट Q दैट इज 4, 2, 1. इन पॉइंट्स को हम सीधा क्या अज्यूम करेंगे जी? x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2. हमें भले एक टाइप का इक्वेशन पूछा रहेगा दैट इज कार्टेशियन और वेक्टर. प्रैक्टिस के टाइम पे आप दोनों निकाला करो. योर चॉइस, आप पहले किसके लिए जाना चाहते हो? चलो पहले कार्टेशियन फॉर्मेट देखते हैं. अब कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए हमने क्या बोला है जी? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन Z2 माइनस Z1. रिवीजन के टाइम पे फॉर्मूला बार बार लिखा करो. आई नो आप ओरली कैलकुलेशंस कर सकते हो, रेफरेंस के लिए लिखा करो. किसी को भी पकड़ लो, इसको पकड़ के चलते हैं. न्यूमरेटर देखो क्या हो जाएगा आपका, ये x माइनस 2, यहाँ पर y प्लस 1, यहाँ पर z माइनस 3. अब देखो नीचे, अब इधर इसमें से ये माइनस करो या फिर इसमें से वो माइनस करो, योर चॉइस. x2 माइनस x1 करता हूं मैं. 4 माइनस 2 2, 2 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 दैट इज 3, 1 माइनस 3 माइनस 2. आपको ये मिलना चाहिए जी कार्टेशियन इक्वेशन. अब बनाते जी वेक्टर फॉर्मेट. वेक्टर फॉर्मेट बनाना बहुत इजी है. एलएचएस में कौन रहता है जी? वेक्टर आर रहता है. उसके सामने जो पहला वाला वेक्टर होता है वो वेक्टर होता है जिसके थ्रू वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है. ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो पॉइंट P के थ्रू भी जा रहा है एज वेल एज पॉइंट Q के थ्रू भी जा रहा है. आप किसी भी एक पॉइंट को वेक्टर फॉर्मेट, पोजीशन वेक्टर वाले फॉर्मेट में लिख सकते हो. मैंने पॉइंट P को लिख दिया जी, जैसे कि सबसे पहला पार्ट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ. अब यहाँ पर लैम्डा के साथ कौन होता है जी? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. डायरेक्शन रेशियोज हमें क्या मिले थे कार्टेशियन फॉर्मेट में? जो डिनोमिनेटर होता है वो डायरेक्शन रेशियोज दिखाता है. तो सीधा डायरेक्शन रेशियोज को डाल दो जी, करस्पॉन्डिंग आई कैप, जे कैप और के कैप लगाकर. मतलब हम क्या लिख सकते हैं जी? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप. दिस इज आवर वेक्टर फॉर्मेट. सबको यही आया रहेगा. आप पहले वेक्टर बाद में उसके लिए भी जा सकते हो. ठीक है, वेक्टर के लिए आप सीधा थ्योरम 3 यूज करते हो. समझ में आएगा आपको, अगेन वही आएगा. मैंने आपको शायद ये बात बोली रहेगी, अमॉन्ग कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्मेट एक आप हमेशा प्रेफर करोगे जो आपको इजीली आ जाएगा, दूसरे में आपको थोड़ा सा खींचना पड़ता है. ठीक है, तो किसी भी एक फॉर्मेट को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो सच दैट किसी भी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आपको इजीली आता है. आई पर्सनली प्रेफर कार्टेशियन फॉर्मेट फर्स्ट, उसको कन्वर्ट करना मुझे काफी इजी लगता है. ये क्लियर है? एंड अगेन देखो ना, हमें पॉइंट पता रहता है तो हम आगे जो और कुछ भी कंसेप्ट देखेंगे उसके लिए आप खुद से चूज कर लो कि आप दोनों में से कौन सा फॉर्मेट प्रेफर करते हो. याद रखना काफी इजी है. कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या रहता है? ऊपर पॉइंट रहता है, नीचे डायरेक्शन रेशियोज रहता है. वेक्टर फॉर्मेट में क्या रहता है? देयर आर टू टर्म्स, वन विथ लैम्डा, अनदर सिंगल. तो जो सिंगल फॉर्मेट है वहां पर पॉइंट आता है, जो लैम्डा के साथ है वहां पर डायरेक्शन रेशियोज आता है. ऐसे ही याद रखना है. ये क्लियर है? एंड स्ट्रेट लाइन इन 3D विदाउट डायरेक्शन रेशियोज कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारे सिर्फ दो ही फॉर्मेट है.
1 point and direction ratios are given और 2 points are given. 2 पॉइंट की मदद से वापस से हम क्या निकालेंगे जी, डायरेक्शन रेशियो. अब क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इनिशियली यही चीज बनानी है. अब लेट्स जस्ट से हमें स्ट्रेट लाइन थ्रू वेक्टर ए बनाना है. हमारा वेक्टर क्या दिया है जी, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. एंड हमें इसके थ्रू जो लाइन बनाना है वो कैसा है, इट इज पैरेलल टू, मैंने ये जो पहला वाला वेक्टर दिया उसको वेक्टर p बोला, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप एंड पोजीशन वेक्टर q बोला जी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. इस तरीके से straight line through vector A such that it is parallel to line through position vector P and Q. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, straight line through position vector P and Q. बट कहाँ तक बनाएंगे भाई, यहाँ तक बनाएंगे जहाँ तक हमें पैरेलल पार्ट का रिलेशन यूज करना आएगा. पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे रहता है, प्रोपोर्शन में रहता है. मतलब अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल गया, इट्स मोर देन इनफ. ठीक है. अब लेट जस्ट मैं कौन से वाले फॉर्मेट में लेकर जाऊंगा इसको, कार्टेशियन फॉर्मेट. किसी भी एक पॉइंट के थ्रू जाने वाला, किसी भी एक पॉइंट के थ्रू जाने वाला. अब पोजीशन वेक्टर को सीधा पॉइंट वाले फॉर्मेट में या फिर पॉइंट फॉर्मेट को सीधा पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना काफी इजी है. पॉइंट पी के अगर कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तो हम क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर में कैसे करते हैं हम, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप. सिमिलरली किसी भी पोजीशन वेक्टर को एक पॉइंट फॉर्मेट में लेकर आना काफी इजी है. लेट्स जैसे इसको मैंने बोला जी -1 प्लस 4 प्लस 1, वहां से लिख लिया जी मैंने x प्लस 1 y माइनस 4 z माइनस 1. डिनोमिनेटर में 2 पॉइंट फॉर्मेट में क्या रहता है जी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. 1 माइनस ऑफ -1 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 1 प्लस 1. तो मतलब ये पॉइंट्स के थ्रू जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा. कौन सा फॉर्मेट है मैटर नहीं करता, नहीं करता, मैटर नहीं करता. हमें बस इसके थ्रू जाने वाला स्ट्रेट लाइन चाहिए. अब ये इक्वेशन मिलने के बाद हम किसके ऊपर फोकस करेंगे जी, हमारे डायरेक्शन रेशियो. मतलब ये वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू के थ्रू जाने वाले स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है जी, 2 -2 1. ये है इसके डायरेक्शन रेशियोज. एंड वेक्टर ए के थ्रू जाने वाला लाइन अगर इसको पैरेलल है, मतलब वेक्टर ए के भी अब डायरेक्शन रेशियोज हम क्या ले सकते हैं जी, 2 -2 1. ये डायरेक्शन रेशियोज ले सकते हैं. So now again we want equation of straight line through vector A parallel to vector with direction ratios 2 -2 and 1. सीधा थ्योरम 1 अप्लाई करोगे तो वेक्टर फॉर्मेट मिलेगा, थ्योरम 2 अप्लाई करोगे तो कार्टेशियन फॉर्मेट. ठीक है. अब यहाँ पर हमने कौन सा वाला इक्वेशन निकाला था, कार्टेशियन. चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले किसके लिए जाते हैं जी, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए जाते हैं. दो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में रहते हैं, तो सीधा यहाँ पर भी 2 -2 1 नीचे लिख सकते हैं. अब सिर्फ कौन से पॉइंट के थ्रू जाने वाले, ऊपर वाले. ये कौन सा पॉइंट है जी, 2 -1 एंड +1. तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, x -2 y +1 एंड z -1. दिस इज अवर कार्टेशियन इक्वेशन. अब इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख लेते हैं. वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k. सबको ये इक्वेशंस मिलने चाहिए क्वेश्चन 1 के लिए. क्रॉस चेक कर लो यही मिला है कि नहीं. ओम कहाँ अटके थे, वो पैरेलल लाइन के आगे थे सर, वो इसका नहीं निकाला. ये आया था, ये नहीं हो रहा था. थ्योरी को अंडरस्टैंड करो भाई. थ्योरम 1 थ्योरम 3 सेम है, थ्योरम 2 थ्योरम 4 सेम है.
बस एक में डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, दूसरे में नहीं है, डिफरेंस बस इतना ही है। और जब नहीं गिवन रहते तो हम इनको लेकर ही आते हैं, कुछ भी हो जाए, इनके बगैर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं बन सकता, कुछ भी हो जाए। थर्ड क्वेश्चन पे चले आप, हो गया नोट डाउन? हमें एक कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2, और बोला है कि इसका हमें कौन सा इक्वेशन निकालना है जी? वेक्टर इक्वेशन निकालना है। अब हमने थ्योरम 2 और थ्योरम 4 को अगर देखेंगे कार्टेशियन इक्वेशन वाले फॉर्मेट में, हमारा क्या है जी? हमेशा न्यूमरेटर में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यहाँ पर x y और z के जो कोएफिशिएंट्स है वो हमेशा क्या है? 1, यूनिटी बेसिकली। ये कार्टेशियन फॉर्मेट में ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। अदर देन दैट हमारे कार्टेशियन फॉर्मेट में डिनोमिनेटर में भी कुछ था, यहाँ पर गिवन कुछ है क्या? नहीं। एंड इक्वालिटी किस तरीके से प्ले करती है भाई? अगर मैंने किसी भी एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया सारे इक्वालिटीज को, डिफरेंस पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बट हम डिवाइड कौन से स्केलर से करेंगे ये चूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे जो हमारा 6 का कोएफिशिएंट, सॉरी x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट है, z का कोएफिशिएंट, इनका क्या निकालेंगे जी? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 6, 3 एंड 2 का एलसीएम क्या है? 6, ठीक है। तो हमने क्या किया है जी? थ्रू आउट डिवाइड किया जी, डिवाइडिंग बाय 6, क्या होता है जी हमारा? 6x माइनस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2z माइनस 2 अपॉन 6। अब इंडिविजुअली क्या डिवाइड करेंगे? 6x अपॉन 6 x माइनस 2 अपॉन 6 1/3, अब यहां पर मैं 6 को नहीं लेकर जाऊंगा ऊपर, मैंने 6 को क्या यूज किया है जी? 2 इंटू 3, मैं सिर्फ 3 को ऊपर लेकर जाऊंगा। समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ x और y और z का कोएफिशिएंट 1 चाहिए ना, तो वो 1 बनाने के लिए जो फैक्टर ऊपर लेकर जाना है सिर्फ उतना ही लेकर जाएंगे। तो देखो मतलब डिनोमिनेटर में मैंने अब किसको रखा? 2 को रखा, और मैं अब 3 से ऊपर डिवाइड कर रहा हूं। 3y अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, टू इंटू 3, मैंने 3 को डिनोमिनेटर में ही रखा, मैंने सिर्फ 2 को ऊपर ले लिया। 2z अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2, कार्टेशियन इक्वेशन बन गया। ऊपर जो रहेगा वो पॉइंट रहेगा, नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा? डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। तो देखो सिर्फ यहाँ पर मत रुको, अब ना यहाँ पर चाहे तो सेपरेट कर लो जी। हमारा कौन सा वाला पॉइंट है जी? पॉइंट कैसे करना है? ऊपर जो भी रहेगा उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके नीचे ले लो, वो ओरिजिनल पॉइंट रहता है। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, हमारा जो x1 y1 z1 है उसके सामने निगेटिव साइन रहता है ना। हमें माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 चाहिए या x1 y1 z1 चाहिए? x1 y1 z1 चाहिए, राइट? हम क्या करेंगे यहाँ पर? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लेंगे, मतलब ये कौन सा पॉइंट रहेगा? 1/3, ये माइनस 1/3, ये प्लस 1, ये वो पॉइंट रहेगा। अब चाहे तो वापस से उल्टा डाल कर देखो, x माइनस x1 यही मिलता है, y माइनस y1 यही मिलता है, z माइनस z1 यही मिलेगा। समझ में आ गया? और हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे जी? हमारे 1 2 3, इधर डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है? हमें क्या बनाना है? हमें वेक्टर इक्वेशन बनाना है। हमारा वेक्टर इक्वेशन काफी इजी है। एलएचएस में रहता है वेक्टर आर, यहाँ पर 1/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ
I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. Check if vector A given as 5 I cap plus 5 k cap, vector B 2 I cap plus j cap plus 3 k cap, and vector C minus 4 I cap plus 3 j cap minus k cap are कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर पूछा है और 3 वेक्टर्स दिए, मतलब ये ऑब्वियसली कौन से टाइप के वेक्टर्स रहेंगे जी? हिंट देता हूँ, पोजीशन वेक्टर्स रहेंगे। ये समझ में आ रहा है? मतलब ये वेक्टर्स क्या शो करता है? पोजीशन वेक्टर क्या शो करता है? पोजीशन वेक्टर क्या शो करता है? लोकेशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या शो करता है जी? पॉइंट शो करता है, बराबर है? मतलब ये बेसिकली पॉइंट्स है, 5, 0, 5, 2, 1, 3, -4, 3, -1, ये 3 पॉइंट्स है। और आपको क्या बोला है भाई? चेक इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट्स कोलिनियर कब रहता है? जब तीनों के थ्रू एक ही स्ट्रेट लाइन जाए, तीनों के थ्रू एक ही स्ट्रेट लाइन जाए। तो हम क्या करेंगे भाई? स्ट्रेट लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स पैरेलल होनी चाहिए। बेसिकली उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, या फिर प्रोपोर्शन में तो होने ही चाहिए। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं भाई? लाइन थ्रू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लाइन थ्रू वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, एंड लाइन थ्रू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीनों में से किसी भी दो, कोई भी दो के थ्रू जाने वाला जो भी एक स्ट्रेट लाइन रहेगा वो ड्रॉ करेंगे, और हम क्या चेकआउट करेंगे भाई? उनके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ये क्लियर है? इसके लिए आप सीधा थ्योरम 3 या फिर थ्योरम 4 यूज कर सकते हो कोलिनियरिटी चेकआउट करने के लिए। प्रोसेस समझ में आ गया एवरीवन? क्वेश्चन को लेकर सीधा आप सॉल्व करने के लिए जंप नहीं कर सकते, जो पूछा है वहां पर हमें अप्रोच लेकर जाना पड़ेगा। कोलिनियर का मतलब these 3 points belong on the same line, same line। आप ए और बी के थ्रू जाने वाला लाइन चेकआउट करो, उसको सी सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वैसा भी जा सकते हो। सारे तरीके बताऊंगा, डोंट वरी। अब लाइन थ्रू ए एंड बी मतलब क्या रहेगा? हम ए के पार्ट को x1 y1 z1 पकड़ेंगे, बी के पार्ट को x2 y2 z2 पकड़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन वाला मैं कौन सा वाला फॉर्मेट बना रहा हूँ? कार्टेशियन। देखो ए के थ्रू जाने वाला क्या रहेगा जी? x - 5 y - 0 z - 5 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा जी? x2 - x1 2 - 5 -3 1 - 0 +1 3 - 5 -2, ये रहेगा स्ट्रेट लाइन थ्रू ए एंड बी। अगेन यहां पर हमें मैटर क्या करता है जी? डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो क्या शो करता है जी? इसके डायरेक्शन रेशियोज। आप चूज करो आपको और कौन चाहिए, ए सी लेना है या बी सी लेना है? बी सी उठाना है, बी एंड सी। ओके चलो बी एंड सी उठाते हैं। किसके थ्रू लेकर जाते हैं?
मैटर नहीं करेगा, बी के थ्रू लेकर जाते हैं भाई। तो x माइनस टू आएगा, y माइनस वन आएगा, z माइनस थ्री आएगा ऊपर। डिनोमिनेटर में देखो x2 माइनस एक्स वन, माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स, प्लस थ्री माइनस वन प्लस टू, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर। अब ये स्ट्रेट लाइन के हमें यहाँ पर क्या मिले जी, अगेन डायरेक्शन रेशियोज। अब अगर ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन या फिर पैरेलल स्ट्रेट लाइन भी अगर शो करेंगी तो हम क्या बोलेंगे भाई, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी एंड बी सी के थ्रू जाने वाले जो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे वो कैसे होने चाहिए जी, प्रोपोर्शन में होने चाहिए। लिख देते हैं ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, है कि नहीं। माइनस थ्री अपॉन माइनस सिक्स, वन अपॉन टू, माइनस टू अपॉन माइनस फोर। क्या इन दोनों के बीच इक्वालिटी है? इनको इक्वालिटी करने के बाद हमें लैम्बडा का एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, एक ही वैल्यू, ठीक है। वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, लैम्बडा का थ्रू एंड थ्रू एक यूनिक वैल्यू मिलता है, मतलब ए बी एंड सी क्या रहेंगे जी, कोलिनियर रहेंगे। अब ये इक्वालिटी अगर नहीं मिलता तो ये कोलिनियरिटी भी नहीं रहता। ये क्लियर है? इसको क्विकली कैसे करना है एमसीक्यूज के हिसाब से, सीधा डिफरेंस का रेशियो लेना है, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस माइनस दिस अपॉन, लाइक जे कैप के कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस का रेशियो लेना है, के कैप के कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेना है एमसीक्यूज में कोलिनियरिटी के लिए। ओके, ये कार्टेशियन फॉर्मेट से गए, इसको वेक्टर वाले फॉर्मेट से देखते हैं। ए एंड बी के थ्रू जाने वाला वेक्टर फॉर्मेट क्या रहेगा जी, वेक्टर फॉर्मेट थ्रू है, मतलब 5i कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ, यहाँ पर हमारा b माइनस सी, मतलब माइनस थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, कुछ इस तरीके से आता। अब यहाँ पर हम r कैप को बेसिकली क्या बोलते हैं जी, वेक्टर r को x i कैप प्लस y, j कैप प्लस z, k कैप, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू यहाँ पर 5 माइनस थ्री लैम्बडा i कैप प्लस 0 प्लस 1, मतलब लैम्बडा j कैप, और यहाँ पर 5 माइनस टू लैम्बडा, 5 माइनस टू लैम्बडा k कैप, ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 माइनस थ्री लैम्बडा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्बडा, और z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 माइनस टू लैम्बडा। अब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, माइनस फोर, थ्री एंड माइनस वन। एक्स वाई जेड का वैल्यू सीधा ये डाल दो, माइनस फोर प्लस थ्री एंड माइनस वन। हर जगह पर आपको लैम्बडा का कितना वैल्यू मिलना चाहिए, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर y इज इक्वल टू थ्री रखा, थ्री इज इक्वल टू लैम्बडा, तो देखो लैम्बडा इज इक्वल टू थ्री हर जगह पर सेटिस्फाई होता है कि नहीं। लैम्बडा इज इक्वल टू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, फाइव माइनस नाइन, लैम्बडा इज इक्वल टू थ्री माइनस सिक्स, फाइव माइनस सिक्स माइनस वन। हाँ भाई, सेटिस्फाई होता है। क्लियर है? ये हमने पैरामेट्रिक फॉर्म यूज किया। कार्टेशियन फॉर्म ऑलवेज कंफ्यूजन से दूर रखता है, ठीक है। ओके, ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करके देखो। पॉइंट P माइनस वन कॉमा थ्री कॉमा टू, पॉइंट Q माइनस फोर कॉमा टू कॉमा माइनस टू, एंड पॉइंट R 5, 5, K are collinear.
गेस मारो क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड के, ठीक है। आया जी, क्या मिला के का वैल्यू? 10। कैसे कहने के भाई, सिंपल है। पी और क्यू के थ्रू जाने वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे? हम सीधा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, -4 + 1 -3 +2 -3 -1 -2 -2 -4, ये रहेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू पी एंड क्यू। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू क्यू एंड आर चेकआउट करेंगे, तो क्या रहेगा जी? पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू +5 -(-4), मतलब ये हो जाएगा 9 +5 -2, ये हो जाएगा 3 k + 2। और ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए जी? प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए। अगर ये कोलिनियर है तो ये प्रोपोर्शन में होने चाहिए। इसका मतलब 9/-3 इज इक्वल टू 3/-(-1) इज इक्वल टू k + 2/-4। किसी भी एक पार्ट को लेकर चलो, इसकी जरूरत नहीं है, सीधा इन दोनों को इक्वेट करके चलते हैं। 1 इक्वेशन 1 अननोन, माइनस माइनस कैंसल हो गया, 4 सीधा इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो 12 इज इक्वल टू k + 2। k का वैल्यू क्या मिलेगा जी? +10। For parallelogram ABCD, position vectors of A, B and C are 4i cap + 5j cap -10 k cap. Vector B 2i cap -3j cap + 4 k cap, and vector C -i cap + 2j cap + k cap. Find Cartesian and vector equations of
इट्स डायगोनल्स। अब पैरेललोग्राम के कितने डायगोनल्स होते हैं जी? दो। मतलब हमें कितने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस निकालना है? दो। और हर एक स्ट्रेट लाइन के कितने इक्वेशंस निकलेंगे? दो। सबसे पहले जो गिवन डेटा रहेगा उसको एक डायग्राम में अज्यूम करो। हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी, और हमें जो स्ट्रेट लाइन चाहिए वो बेसिकली ए सी वाला चाहिए और बी डी वाला चाहिए। ए सी वाला लाइन निकालना इजी है। अगर मुझे ए का और सी का कोऑर्डिनेट्स पता है, मैं ए सी वाला लाइन निकाल सकता हूँ, थ्योरम 3 या फिर थ्योरम 4, बराबर है। बट मैं बी डी कैसे निकालेगा? क्योंकि मुझे बी तो पता है, मुझे डी पता है क्या? नहीं, मुझे एक और पॉइंट चाहिए, या फिर डायरेक्शन रेशियोज तो चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज भी नहीं पता हमें, कैसे यूज करेंगे? क्या करेंगे? प्रॉपर्टी यूज करेंगे भाई, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बीच में क्या रिलेशन रहता है, याद करो। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। आप AC का मिड पॉइंट अगर निकाल सकते हो तो आप सीधा बेसिकली क्या करने वाले हो, जो स्ट्रेट लाइन BD रहेगा क्या वो M के थ्रू जाता है? तो बेसिकली हमें जो डायगोनल BD रहेगा वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन थ्रू BM ही तो रहेगा, और M हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर आपका 2 पॉइंट फॉर्मेट यूज करेंगे हम, और साथ में सेक्शन फॉर्मूला भी यूज होगा। देखो, बिकॉज AM इज इक्वल टू CM, वो वाला पार्ट यूज हमें करना है। तो चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलो हेड स्टार्ट ले लो 2 मिनट का। हेड स्टार्ट मतलब आप सॉल्व करना शुरू करो, मैं 2 मिनट बाद ज्वाइन करूंगा। अप्रोच मैंने बता दिया है कैसे करना है। एक डायगोनल का आपको इजीली मिल जाएगा। आपको पोजीशन वेक्टर A पता है, पोजीशन वेक्टर C पता है, मतलब आपको पॉइंट A और पॉइंट C पता है। आप इधर AC के थ्रू जाने वाला स्ट्रेट लाइन सीधा निकाल सकते हो, या फिर आप A और C का मिड पॉइंट M निकाल लो, फिर आपके पास सब गिवन डेटा अवेलेबल हो जाता है। ऐसे टाइम पे हमें पट्टी पेंसिल यूज करने का टाइम नहीं रहता भाई, जल्दी से पेन से एक रफ डायग्राम बनाने का। सब्जेक्टिव जहां पर आपको हर एक स्टेटमेंट के मार्क्स मिलने वाले, वहां पर आप बनाते चलो अट्रैक्टिव डायग्राम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MCQs में रफ वर्क करते टाइम आपको जगह बहुत छोटी अवेलेबल रहती है, उसमें आपको अंडरस्टैंड हो इस टाइप का तो होना चाहिए। तो इस सबसे पहला मैं यूज करना चाहूंगा सेक्शन फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मैं कौन सा वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहता हूँ, पॉइंट M के। M इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड C, तो बेसिकली पॉइंट M डिवाइड्स AC in ratio 1:1, और वो भी कैसे? इंटरनली। तो M के कोऑर्डिनेट सीधा क्या रहेंगे जी आपका, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब 4 - 1 अपॉन 2, कॉमा 5 + 2 अपॉन 2, कॉमा -10 + 1 अपॉन 2। ये रहेंगे M के कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली देखो मेरा M को अगर मैं पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा तो भाई ये बन जाएगा मेरा 4 - 1 3/2 I कैप प्लस 7/2 J कैप माइनस 9/2 K कैप, ऐसा हो जाता है। अब मुझे जो दो डायगोनल्स चाहिए उसमें से देखो एक डायगोनल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, जो वेक्टर A एंड
वेक्टर सी के थ्रू जाता है, और जो मेरा दूसरा डायगोनल रहेगा, डायगोनल नंबर 2, ये हो गया 1, डायगोनल नंबर 2 जो रहेगा वो वेक्टर बी एंड पोजीशन वेक्टर एम के थ्रू जाने वाला रहेगा। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? x1 y1 z1 x2 y2 z2, x1 y1 z1 x2 y2 z2 लेकर आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो। हमें कार्टेशियन एज वेल एज वेक्टर इक्वेशन चाहिए। चूज वाइजली क्या यूज करना है। चलो हम सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन में जाते हैं। मैंने पॉइंट ए को लिखा जी, मेरा पॉइंट ए इज 4, 5, -10। मेरा पॉइंट सी इज -1, 2, +1। मेरा पॉइंट बी क्या है जी? 2, -3, 4 एंड मेरा पॉइंट एम है जी 3/2, 7/2 एंड -9/2। चलो कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं पहले वाले डायगोनल का। क्या बनेगा? न्यूमरेटर में आएगा जी हमारा x -4, y -5 एंड z +10। डिनोमिनेटर में आएगा जी उन दोनों का डिफरेंस, कैसे भी लेकर चलो, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। -1 -4 -5 +2 -5 -3 +1 -10 मतलब 11। ये हो जाएगा जी हमारा कार्टेशियन फॉर्मेट ऑफ डायगोनल 1। इसी का वेक्टर फॉर्मेट क्या बनेगा जी? वेक्टर r इज इक्वल टू 4i कैप + 5j कैप -10k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -5i कैप -3j कैप + 11k कैप। ये बन जाएगा जी इसी का वेक्टर इक्वेशन। अब चलो डायगोनल 2 के लिए जाते हैं। डायगोनल 2 का कार्टेशियन फॉर्मेट, न्यूमरेटर में आएगा कोई भी एक पॉइंट, क्या ले लेते हैं, x -2 y +3 z -4। नीचे क्या आएगा? इनका डिफरेंस, आइदर दिस माइनस दिस करो या फिर दिस माइनस दिस। में उल्टा करता हूं, 2 - 3/2 1/2 -3 - 7/2 -13/2 +4 -9/2 मतलब +9/2। तो ये हो जाता है जी आपका 17/2। ठीक है, इक्वालिटी है। 2 जिधर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर किधर जाता है? न्यूमरेटर में जाता है। मतलब सारे के सारे जो डिवाइडेड बाय 2 है वो किधर जाएंगे? ऊपर जाएंगे। और मैंने थ्रू 2 से डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर आना चाहिए जी कुछ इस तरीके से। दिस इज अवर सेकंड डायगोनल। समझ में आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? नाइस। इसी का वेक्टर इक्वेशन बनाता है। वेक्टर इक्वेशन क्या है जी? वेक्टर r इज इक्वल टू ऊपर वाला पॉइंट 2i कैप -3j कैप +4k कैप प्लस लैम्डा ले लो, म्यू ले लो, क्या फर्क पड़ता है, i कैप -13 j कैप +17 k कैप। किसी को अगर यहाँ पर ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हुआ ऐसा लग रहा है, प्लीज रिवीजन में एक बार स्लो स्पीड से जाकर देखो हमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं। वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। हमें दो डायगोनल्स के इक्वेशंस चाहिए थे। बेसिकली वी नीडेड अ लाइन थ्रू पॉइंट ए एंड सी एंड अ लाइन थ्रू पॉइंट बी एंड डी। पैरेललोग्राम का हमें एक प्रॉपर्टी पता है, जो दोनों डायगोनल्स रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। हमें पॉइंट डी पता है क्या? नहीं पता। बट बी डी के ऊपर हमारा एम बिलोंग करता है, और एम हम ए सी के ऊपर भी फाइंड आउट करते हैं। तो ए और सी का मिड पॉइंट हमारा एम रहेगा, तो हमने एम को सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया। तो बेसिकली अब हमें दो लाइंस कैसी चाहिए? जो ए एंड सी के थ्रू जाएगा एंड दूसरा वाला बी एंड एम के थ्रू जाएगा। ये समझ में आ गया? सबसे पहले हमने ए एंड सी का निकालना था, कार्टेशियन फॉर्मेट निकाला।
दो पॉइंट्स के थ्रू जब भी हम स्ट्रेट लाइन निकालते हैं हमें पता है क्या करते हैं, वही हमने किया। उसके बाद हमने वेक्टर फॉर्मेट अप्लाई किया। आप किसके लिए कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट भरे पड़े। आपको लैम्डा की जगह कैप्पा यूज करना है, आप के यूज कर सकते हो, रो यूज करना है रो यूज कर सकते हो, आपको झाई यूज करना है इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, आपको फाई यूज करना है आप इसको कर सकते हो। ये क्या रहता है, सिग्मा रहता है, थप्पड़ खाएगा, सिग्मा रहता है, ये ओमेगा ये रहता है, ये कौन है, ये ओम रहता है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ऐसे कर दूं, ट्राई करो, फिर अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यस, डी के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कैसे आप डी के कोऑर्डिनेट्स पकड़ के चलो, ले जैसे आपने पकड़ लिए जी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इसके कोऑर्डिनेट्स है, तो एम क्या रहेगा, एक्स प्लस 2/2, वाई माइनस 3/2, जेड प्लस 4/2, यही आपके एम के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। अगर आप डी के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना चाहते हो, ठीक है, आपका एम किसके बराबर रहेगा, आपने डी को अज्यूम कर लिया एक्स वाई जेड, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी 2 -3 एंड +4, इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब दिस इज अगेन x + 2/2, y - 3/2 एंड z + 4/2। यहाँ पर हमें वैल्यूज पता है, ये क्या मिला था हमें 3, ये 7 और ये -9, इक्वेट करके आपको x y z के वैल्यूज मिल जाते हैं। देखो 3 = x + 2, मतलब x का वैल्यू क्या मिलेगा 1, 7 = y - 3, y का वैल्यू क्या मिलेगा 10, -9 = z + 4, मतलब z = क्या मिलेगा -13, ठीक है। आपको सिर्फ अलग पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने 1 लिखा और यहाँ पर 10 लिखा और यहाँ पर -13 लिखा, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को साइन चेंज कर देता हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस -2 + 1 -1 +3 -10 -10 -4 + 17, यहाँ पर +13, ठीक है, उसी रेशो में इंक्रीज होता है तो मैटर नहीं करेगा। डी भी निकाल सकते हो, मैंने एम के थ्रू इसलिए निकाला, लेकिन एम निकालने के बाद बी और डी के थ्रू जो जा रहा है वही बी एंड एम के थ्रू जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा एक यू लाइक एक्स्ट्रा एक स्टेप एक्स्ट्रा डाल दो, मैटर नहीं करेगा। अगर आपको खींचना रहेगा ना, लाइक 5 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेंगे मार्क्स, तब खींचने के लिए काफी सही है वो, ठीक है। बट जब हमारा टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा तो ये वाला तरीका बेटर हो जाता है। अगर आप कैलकुलेशन में फ्लुएंट हो तो काफी इजी वाला पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। Cartesian equation of a straight line is given as x is equal to 3y plus 5 and z is equal to 7y plus 6. Find vector equation and direction cosines of straight line. अब देखो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में हमें डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं, बट हम जानते हैं अगर डायरेक्शन रेशियोज पता रहेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता है तो आज तो रिवाइज हो ही जाएगा। अगेन अब कार्टेशियन इक्वेशन तो दिया हुआ है, बट सीधा सीधा नहीं दिया उन्होंने, वापस घुमा फिरा के दिया। कार्टेशियन इक्वेशन में हमारे 3 वेरिएबल्स होते हैं, 3 इक्वालिटीज होती है। यहाँ पर इक्वालिटीज 3 है क्या, 2 ही है, बट दोनों इक्वालिटीज में एक साइड पे देखो एक वेरिएबल कॉमन है,
x is also in terms of y and z is also in terms of y. तो हम इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे देख लो एक बार. मैं यहां पर y का वैल्यू x के टर्म में निकालूंगा, मैं यहां पर y का वैल्यू z की टर्म में निकालूंगा, फिर दोनों इक्वालिटीज में एक साइड पे सिर्फ y रहेगा. समझ में आया? फिर तीनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं. कैसे देखो, सबसे पहला x इज इक्वल टू 3y प्लस 5, y का वैल्यू चाहिए तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y, y का वैल्यू क्या मिला जी, x माइनस 5 अपॉन 3. z माइनस 6 इज इक्वल टू 7y मिला तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगा जी, z माइनस 6 अपॉन 7. ये दोनों इक्वालिटीज में LHS सेम है, तो बेसिकली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू y को मैं y माइनस 0 लिख सकता हूँ और डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो 1 रहता है. समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 7. मतलब ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो 5,0,6 के थ्रू जाता है जिसके डायरेक्शन रेशियोज आर 3, 1, 7. ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है. ये समझ में आ गया? ओके. अब यहां से हमें आगे दो वाली चीज है जी. हमें एक तो वेक्टर इक्वेशन चाहिए और दूसरा वाला पार्ट इसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए. डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम किन को यूज करेंगे जी, हमारे डायरेक्शन रेशियोज को यूज करेंगे. डायरेक्शन रेशियोज मतलब a, b, c विच इज 3, 1, 7. बट हमें कौन चाहिए, l, m, n चाहिए. सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, काफी इजी है. वेक्टर इक्वेशन क्या रहेगा जी, वेक्टर r इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 6k कैप. 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप. ये बन जाएगा हमारा वेक्टर इक्वेशन. तो चलो ये पार्ट हो गया. अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं. अगर 3, 1, 7 ये एक वेक्टर शो करता है, लेट्स जस्ट हमने पकड़ लिया जी वेक्टर b, ठीक है, रैंडम वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप. यही रहेगा ना हमारा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b. बराबर है? ये पॉइंट है, मतलब ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर है और ये वेक्टर भी क्या लेकर आता है जी, हमारे डायरेक्शन रेशियोज लेकर आता है. हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है. वेक्टर बी अगर डायरेक्शन रेशियोज लेकर आता है तो भाई सबसे पहले हमने वेक्टर बी को लिख लिया जिसके आई कैप, जे कैप, के कैप के कंपोनेंट्स क्या बताते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बताते हैं. और जब डायरेक्शन रेशियोज एक नॉर्मल वेक्टर बताता है, डायरेक्शन कोसाइंस कौन सा वेक्टर बताता है, एक नॉर्मल वेक्टर होता है और एक काफी यूनिक वेक्टर होता है. कौन सा रहता है, यूनिट वेक्टर. हम किसी भी वेक्टर को अगर उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा जी, हमें यूनिट वेक्टर मिलता है. और मैंने बताया तो ये चीज याद रखो, ठीक है. नॉर्मल वेक्टर किसके टर्म में रहेगा, डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में रहेगा. बट अगर कोई भी यूनिट वेक्टर रहता है तो वो किसके टर्म में रहता है, डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में रहता है. ठीक है, मतलब अगर मेरा कोई भी वेक्टर भी अगर a i कैप, b j कैप, c k कैप लिखा है तो a b c आर डायरेक्शन रेशियोज. हमें डायरेक्शन कोसाइंस के लिए कौन चाहिए जी, l m n चाहिए. ये कब मिलेगा, जब मैं इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा. दैट इज लाइक l i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप. और किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके मॉडुलस से हम सीधा डिवाइड करेंगे. तो हमने लिखा जी वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी.
मॉडुलस ऑफ 317 क्या है जी? 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 7k कैप रूट ओवर 59 प्राइम नंबर है तो वैसा ही छोड़ दो। ठीक है, तो देखो जी हमारा यूनिट वेक्टर बी क्या बना, 3/√59 i कैप प्लस 1/√59 j कैप प्लस 7/√59 k कैप। अब जैसे ही यूनिट वेक्टर बना इसका आई कैप जे कैप और के कैप का कंपोनेंट बेसिकली क्या रहेगा जी? LMN, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस। स्ट्रेट लाइन की 3D में आदत लग गई अब। वेक्टर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों के बीच खेलने की पहले बस हैबिट डालनी रहती है, इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करे। अब चलते जी हमारे नेक्स्ट इक्वेशन के नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। एक स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हमें जितना भी देखना है उतना अब तक हमने देख लिया। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब बनता है आइदर कार्टेशियन इक्वेशन या फिर वेक्टर इक्वेशन ही बनेगा। 3D स्पेस के अंदर अगर दो स्ट्रेट लाइंस आती है तो क्या होता है? थियोरेटिकल पार्ट है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट सोचो हमारा 3D स्पेस है, उसके अंदर अगर दो स्ट्रेट लाइंस अगर आती, 2D के अंदर भी हमने क्या देखा था, अगर 2D मतलब हमारा कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसके ऊपर जब दो स्ट्रेट लाइंस आती है तो क्या होता है? हाउ मेनी केसेस आर देयर? दो केसेस थे। पहला वाला केस क्या था? आइदर दोज लाइंस आर पैरेलल लाइंस और थप्पड़ खाओगे नॉन पैरेलल, आइदर लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। स्पेशल केस नहीं बोला है, नॉर्मल केसेस बोला है। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, जब भी कार्टेशियन प्लेन में दो स्ट्रेट लाइंस आते हैं क्या होता है? आइदर दीज स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब ये लाइंस कैसे रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। इंटरसेक्टिंग मतलब ये कैसे रहेंगे जी? नॉन पैरेलल रहेंगे। और नॉन पैरेलल के अंदर एक स्पेशल रहता है, नॉन पैरेलल मतलब जब इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल दोनों बनाते हैं स्ट्रेट लाइंस, उसमें से जब ये दोनों नहीं बनते तो स्पेशल केस क्या रहता है? परपेंडिकुलर। तो ऐसा कभी मुंह उठा के मत बोला करो दो ही केसेस होते क्या, एक तो लाइन सर पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर, ये स्पेशल केसेस है। नॉर्मल केसेस एक ही, नॉर्मल केसेस दो ही है, आइदर लाइंस आर पैरेलल और नॉन पैरेलल, बेसिकली इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग। आपको जिस टर्म में याद रखना है रख लो। पैरेलल वाले इसलिए याद रखते हो, पैरेलल मतलब स्लोप सेम सेम, नॉन पैरेलल मतलब स्लोप इज डिफरेंट। ये 2D में तो ऐसा ही था, 3D में भी लगभग ऐसा ही रहेगा। हमने वेक्टर्स का पैरेलल के लिए कंडीशन देखा था, वेक्टर्स के अगर कंपोनेंट्स अगर प्रोपोर्शन में रहेंगे तो दे आर पैरेलल, प्रोपोर्शन में नहीं रहेंगे तो नॉन पैरेलल। अब 3D में जा रहे हैं, 3D में हमारे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एज अ स्लोप। तो जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन रहेंगे इफ दे आर इन प्रोपोर्शन, हमारे स्ट्रेट लाइंस कैसे हैं? पैरेलल। एंड अगर डायरेक्शन रेशियोज के बीच में अगर प्रोपोर्शनलिटी नहीं है तो हमारे कैसे स्ट्रेट लाइंस रहेंगे? नॉन पैरेलल रहेंगे। तो अगेन जैसे 2D में होता था वैसे ही 3D में जब भी दो वेक्टर्स एक प्लेन शो करते हैं तो दोनों वेक्टर्स को पैरेलल कितने स्ट्रेट लाइंस रहेंगे? दो स्ट्रेट लाइंस रहेंगे। तो वो दो स्ट्रेट लाइंस आइदर पैरेलल रहेंगे या फिर नॉन पैरेलल रहेंगे। ये क्लियर है? बट जब हम 3D में जाते हैं तो 2D से अलावा, 2D से हट के, 2D के अलावा एक और चीज होती है, हमारा थर्ड डायमेंशन आता है। ठीक है, इसलिए जब हम 3D में देखने के लिए जाते हैं, जब भी दो स्ट्रेट लाइंस हमारे 3D स्पेस के अंदर आती है तो क्या होंगी? आइदर दो स्ट्रेट लाइंस आर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर।
कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में बिलोंग करती है, और एक प्लेन में मतलब हमने कार्टेशियन फॉर्मेट में जैसा देखा था 2D के अंदर क्या होता था, आइदर दो स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल और नॉन पैरेलल। नॉन कोप्लेनर जब रहेंगी लाइंस मतलब अलग अलग प्लेन में बिलोंग कर रही है, मतलब कैसे, एक लाइन जो है आपका फ्लोरिंग पे बिलोंग कर रहा है और दूसरा लाइन आपका वॉल पे बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये दोनों एक प्लेन में बिलोंग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, एक प्लेन में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो ये किस टाइप के लाइंस हुए? नॉन कोप्लेनर लाइंस हुए। बट अगर नॉन कोप्लेनर लाइंस अगर पैरेलल रहे, नॉन कोप्लेनर लाइंस अगर पैरेलल रहे तो अल्टीमेटली एक प्लेन बनाते ही बनाते, इसलिए थर्ड केस हम क्या बनाते हैं जी? नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो 3D के अंदर हमारे लाइंस के कितने टाइप बनते हैं? 3 टाइप्स। जब भी दो स्ट्रेट लाइंस 3D स्पेस के अंदर आती है, हमारे 3 ही स्पेशल केसेस बनते हैं। पहला, आइदर लाइन इज कोप्लेनर, या फिर दूसरा नॉन कोप्लेनर। बट ये जो कोप्लेनर है उसमें भी 2 टाइप है, इसलिए हम टोटल 3 टाइप कैसे बोलते हैं? कोप्लेनर एंड पैरेलल, कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल, नॉन कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल। अब ये जो कोप्लेनर स्ट्रेट लाइंस रहती है, मतलब पहले 2 टाइपोलॉजी, ये बेसिकली जो हमारे 2D स्ट्रेट लाइंस जैसे बिहेव करे थे वैसे ही करेंगे, बिकॉज ये दोनों स्ट्रेट लाइंस कैसी रहेंगी? एक ही प्लेन में बिलोंग करेंगे, और 2D में हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर काम करते थे। तो समझ में आ रहा है? बट ये थर्ड जो रहेगा ये हमारा स्पेशल केस रहेगा, उसके ऊपर हम काम काफी बाद में करने वाले हैं। ये थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है? हम डायग्राम्स बनाएंगे, आपको और एक क्लैरिटी आ जाएगा, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? मतलब अब यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सो लेट्स स्टार्ट विथ 2 लाइंस। 2 लाइंस के ऊपर हमारे कौन से कंसेप्ट बनते हैं 3D के अंदर? When we introduce 2 straight lines in 3D space, they may or may not intersect each other depending on whether they are coplanar or non-coplanar। मे इंटरसेक्ट मतलब कोप्लेनर रहेंगे, मे नॉट इंटरसेक्ट मतलब नॉन कोप्लेनर रहेंगे। इसको वापस से विजुअलाइज करवाऊंगा, डोंट वरी। बट हमारे 2 कंडीशन से शुरुआत करते हैं। 3D के अंदर जब भी हमारे 2 स्ट्रेट लाइंस आते हैं, दे आइदर इंटरसेक्ट और डज नॉट इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट होने का मतलब क्या रहेगा? जैसे कि हमारा ये जो क्लासरूम है, इसको आप एक बॉक्स पकड़ के चलो, हम बॉक्स के अंदर है, ये क्लियर है? फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम, क्लियर है? अब यहां पर ये वाला जो एक स्ट्रेट लाइन है, एज इसको अज्यूम करो, ये वाला एज और हमारा ये बॉटम टॉप वाला एज, क्या ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? क्या ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अगेन
ये एक स्ट्रेट लाइन और ये वाला स्ट्रेट लाइन एक प्लेन शो करता है। आपका राइट साइड वाला जो वॉल है उसके एजेस है, ये एक प्लेन है, तो को प्लेनर रहे इसलिए वो क्या हुए जी, हमारे इंटरसेक्ट हुए। दे मे इंटरसेक्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर कोप्लेनर। ये दोनों हमने स्ट्रेट लाइन जो अज्यूम की है वो कोप्लेनर है, इसलिए वो इंटरसेक्ट हुआ है। अब अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम करो वर्टिकल, एंड हमारा जो टॉप वाला प्लेन है ना उसका डायगोनल अज्यूम करो। मतलब बेसिकली ऐसा, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से, और बैक वाले पॉइंट से ये फ्रंट वाले पॉइंट पे आने वाला डायगोनल कुछ इस तरीके से। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ऐसा रहेगा, वो वाला स्ट्रेट लाइन ऐसा रहेगा। क्या ये स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है? कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट दे आर नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल रहती है 2D में तो हमेशा इंटरसेक्ट करती है, बट अभी ये 3D में भी नॉन पैरेलल है क्योंकि ये एग्जैक्टली वर्टिकल जा रही है और वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल जा रही है, तो इंटरसेक्ट तो करनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू दिस इज वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स जेड प्लेन है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटरसेक्ट करे ही करे अगर वो नॉन पैरेलल है तो। ये समझ में आया? बट ये नॉन पैरेलल में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये अलग अलग प्लेन में है। समझ में आ रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन अलग प्लेन में है, ये स्ट्रेट लाइन ये एक अलग प्लेन में है। तो अलग अलग प्लेन में अगर स्ट्रेट लाइंस अगर रहते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नॉन पैरेलल है तो हमेशा इंटरसेक्ट करे ही करे। इसलिए हमारा नेक्स्ट टाइपोलॉजी बनता है जी नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर में पैरेलल प्लेन बनाएगा, बट नॉन कोप्लेनर में नॉन पैरेलल इंटरसेक्ट भी नहीं करता। उसको क्या करते हैं हम आगे जाएंगे, बट ये आइडिया समझ में आ गया। लाइन एक तो इंटरसेक्ट करती है या फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट अगर कर रही है लाइंस, इसका मतलब वो लाइंस कैसी है? एक प्लेन में है तभी इंटरसेक्ट कर रही है। समझना है तो आप अपना टेक्स्ट बुक जो है या फिर आपका नोटबुक जो है ना उसका बाइंडिंग पकड़ के चलो। आपका हर एक पेज एक प्लेन शो करेगा, बराबर है? बराबर है। आपका एक पेज वाला जो लाइन है, एक पेज के ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरे पेज के ऊपर आपने दूसरा लाइन ड्रॉ किया अलग तरीके से, क्या वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी क्या जब आप पेज को ऐसे अलग अलग देखोगे? नहीं। बट जैसे आप दोनों पेजेस को मिला दोगे उस स्ट्रेट लाइंस को, आप इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर? तो कोप्लेनर लाइंस ही इंटरसेक्ट करती है। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है कोई भी स्ट्रेट लाइन 3D के अंदर, इसका मतलब वो कोप्लेनर नहीं है। those two straight lines belong in two different planes, मतलब नॉन कोप्लेनर है। ये समझ में आ गया? ओके, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इन जनरल two straight lines always represent a plane, but in 3D space, अब देखो हमारा स्ट्रेट लाइन हमारे कौन से डायमेंशन का एलिमेंट है? वन डायमेंशन का एलिमेंट है। और हम अभी कौन से डायमेंशन में? 3D। काफी दूर का रिश्तेदारी है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है। सो इन जनरल टू स्ट्रेट लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, बट इन 3D स्पेस वी हैव मल्टीपल प्लेन्स, राइट? हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स रहता है। ये बताया था मैंने, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स रहते हैं, एक प्लेन में इन्फिनिट लाइंस रहती है। तो एक 3D स्पेस के अंदर इन्फिनिट प्लेन्स रहेंगे, और एंड इंडिविजुअल प्लेन विल कम विथ इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस। इसलिए हमारे कई सारे टाइपोलॉजीज बन जाते हैं। बट वी हैव मल्टीपल प्लेन्स क्रिएटिंग 3 major cases for 2 straight lines.
पहला वाला केस रहेगा जी हमारा कोप्लेनर। कोप्लेनर की जगह आप सीधा बोल के चलो जी पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस बोल के चलो। अब जैसे कि विजुअलाइज करो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन उठाया विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैंने ये दूसरा स्ट्रेट लाइन उठाया विच इज ऑल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस। दोनों अलग अलग प्लेन में लिए। ये जो वाई एक्सिस को पैरेलल जो लिया वो मैंने लेट जस्ट से एक्स वाई प्लेन में लिया, और ये मैंने वाई जेड प्लेन में लिया। ठीक है, बट ये दोनों लाइंस पैरेलल है। जैसे दोनों लाइंस के इंडिविजुअल पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा, मेरा हमेशा एक प्लेन ही बनेगा, बिकॉज ये पैरेलल है। ठीक है, आप इस कपड़े के ऊपर समझ सकते हो। लेट जैसे दिस इज माई वन एज एंड दिस इज ऑल्सो माई वन एज। ठीक है, जब ये दोनों एजेस पैरेलल है तब तक ये एक प्लेन शो करेगा, बराबर है। ढक्कन लगाना ही पड़ेगा। ये जब तक प्लेन है, इसके दोनों अपोजिट एजेस जब तक पैरेलल है तब तक ये प्लेन शो करेगा। अब जैसे मैंने इस लाइन को थोड़ा सा टिल्ट किया, अब ये प्लेन बचा क्या, कर्व हो रहा है, अलग डायमेंशन में जा रहा है। प्लेन तो हमेशा दो डायमेंशन में होता है, यूनिक प्लेन हमेशा दो डायमेंशन में होता है। बट जैसे जब तक ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल थे तब तक ये प्लेन था। अब जैसे ये एंगल पे जा रहा है तो डायरेक्शन रेशियो चेंज हुआ, इसका और इसका। पहले प्रोपोर्शन में था, अब नहीं है। तो ये अब एक प्लेन नहीं बचा, प्लेन नहीं बचा अभी। प्लेन मतलब स्त्री के लिए था। डायग्राम के ऊपर अगर विजुअलाइज करना है तो लेट जैसे हमारे पास ऐसा है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। मैंने यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ले लिया जो इन्फिनिट लेंथ वाला है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लिया विच इज ऑल्सो इन्फिनिट लेंथ, एंड बोथ स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल टू विच एक्सिस, वाई एक्सिस। अब जैसे मैं यहां से लेकर यहाँ पर हर एक पॉइंट को कनेक्ट करूंगा, ये एक प्लेन ही तो बनाएगा। दिस प्लेन इज ऑल्सो अगेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि इसके एजेस भी कैसे पैरेलल टू वाई एक्सिस। बट अगर लाइन अगर ऐसा टिल्ट हो गया तो अब ये प्लेन नहीं बचेगा, ये प्लेन कभी नहीं बचेगा। यहाँ पर एक कर्व आ जाता है, और प्लेन के ऊपर कभी कर्व रहता है क्या? नहीं। स्ट्रेट लाइन कभी बेंड होता है क्या? नहीं। जैसे कोई भी प्लेन खुद का बिहेवियर चेंज करेगा, मतलब कर्व हो जाएगा डोम के जैसा, स्फीयर का जो सरफेस रहता है उसके जैसा, तब वो प्लेन नहीं रहता। इसलिए हमारा पहला वाला टाइपोलॉजी बनता है जी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। फिर वो चाहे कोप्लेनर रहे या फिर नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर बोला तो भी पैरेलल रहेंगे, तो वो मिलाकर वापस से क्या बनाती है, प्लेन ही बनाती है। दूसरा वाला टाइपोलॉजी रहता है जी नॉन पैरेलल, बट ये किस टाइप के रहेंगे जी, कोप्लेनर लाइंस रहेंगे। नॉन पैरेलल एंड कोप्लेनर लाइंस। अगेन y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस। मैं अब कौन से प्लेन में देख रहा हूं जी, एक्स जेड प्लेन में बात कर रहा हूं, बस ये नीचे वाला सरफेस। यहां पर मैंने इस टाइप के दो स्ट्रेट लाइंस ले लिए। ये कौन से वाले प्लेन में बिलोंग कर रहे हैं जी, एक्स जेड प्लेन में बिलोंग कर रहे हैं। एक्स जेड प्लेन में अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो भाई इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, 1 आएगा। नॉन पैरेलल है, दैट्स व्हाई इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 आएगा। पैरेलल लाइंस के क्या हो सकता है, एक तो 0 या फिर इनफिनिट। 0 अगर अलग अलग है, इनफिनिट जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ये समझ में आ रहा है? पैरेलल, नॉन पैरेलल, कोप्लेनर, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है जी सिर्फ
1 ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते थे जी आइदर 0 और इनफाइनाइट डिपेंडिंग ऑन दीज आर डिफरेंट लाइंस और ओवरलैपिंग लाइंस. तीसरा टाइपोलॉजी नॉन पैरेलल नॉन कोप्लेनर लाइंस. ये नॉन पैरेलल नॉन कोप्लेनर लाइंस जो रहती है वो किस टाइप की स्ट्रेट लाइंस होती हैं जी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है. और जो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? 0 आएगा. पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं इनका इंटरसेक्शन. मतलब मेरा एक स्ट्रेट लाइन ऐसा जा रहा है और दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसा जा रहा है, इनका इंटरसेक्शन कभी भी नहीं होगा. आप एक साइड से देखोगे तो भैया एक दूसरे के ऊपर नजर तो आ रही है बट है नहीं. ये समझ में आ रहा है? उसमें से हम हमारे इजी वाले क्राइटेरिया को आज सबसे पहले कवर करेंगे. ये क्लियर है? तीनों जगह पर एक चीज फॉर श्योर हो रही है, उनके बीच में एक एंगल तो आ रहा है. पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या रहता है? 0 या फिर 180 डिग्री. जब इन दोनों के अलावा रहेगा तो कैसी लाइंस रहेंगी? नॉन पैरेलल रहेंगी. बट अगेन नॉन पैरेलल में भी क्या हो रहा है देखो आपका, अगर आपकी कोप्लेनर है तो इंटरसेक्ट होंगी, नॉन कोप्लेनर है तो इंटरसेक्ट नहीं होने वाली. तो समझ में आया इनिशियली हमने ये क्यों लिखा? पैरेलल नॉन पैरेलल हम जानते हैं बट किधर जानते हैं? एक प्लेन में जानते हैं. बट व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल प्लेन्स? then there is a possibility that straight lines, two different straight lines may not belong in the same plane. और जो दो स्ट्रेट लाइंस एक सेम प्लेन में बिलोंग नहीं करती है उनको हम क्या बुलाते हैं जी? नॉन कोप्लेनर बुलाते हैं. पैरेलल लाइंस जब भी रहेंगी हमेशा कोप्लेनर ही रहती है. नॉन पैरेलल जब रहती है तो आइदर दे इंटरसेक्ट और नॉट इंटरसेक्ट. इफ दे इंटरसेक्ट कोप्लेनर, इफ दे डोंट इंटरसेक्ट नॉन कोप्लेनर. ये क्लियर है? इसमें से सबसे पहले वाले दो टाइपोलॉजी बहुत इजी है, आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे. एक और चीज, तीनों जगह पर हम एक कंसेप्ट तो फॉर श्योर देखेंगे जी, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. 2D के अंदर देखा था जब भी दो स्ट्रेट लाइंस आती है तो दो कंसेप्ट पैदा होता है. फर्स्ट वी हैव एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस एंड सेकंड इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ इट एग्जिस्ट. ठीक है, चल यहां तक किसी को कोई डाउट? चल वी स्टार्ट. तो हमारा पहला कंसेप्ट रहेगा जी एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. अब थियरी को कई बार अंडर एस्टिमेट करते हो. थियरी इज लाइक अ गाइडलाइन रहती है हमें जो कुछ भी काम करना है उसके लिए. एंगल between two straight lines. As usual मैं आपको वेक्टर फॉर्मेट एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्मेट दोनों फॉर्मेट में बताऊंगा. बट आगे जाने से पहले सिंपल, अगर ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन है थ्रू पोजीशन वेक्टर a1 एंड पैरेलल टू वेक्टर b1 एंड ये एक मेरा दूसरा स्ट्रेट लाइन है थ्रू पोजीशन वेक्टर a2 एंड पैरेलल टू वेक्टर b2, इनके बीच का एंगल यही रहेगा. बराबर है एवरीवन? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वेक्टर b1 और वेक्टर b2 को भी मैं पैरेलल यहां पर शिफ्ट कर लिया, इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा? This straight line is parallel to b1. Like let's just say this straight line is l1 and this straight line is l2. l1 is parallel to b1, l2 is parallel to
B2। तो L1 और L2 के बीच में जो एंगल रहेगा, क्या वही एंगल B1 एंड B2 के बीच में नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ B1 एंड B2 के बीच में जो एंगल रहेगा वही स्ट्रेट लाइन L1 एंड स्ट्रेट लाइन L2 के बीच में एंगल रहेगा। बराबर है। तो भाई हमारा पहला वाला स्ट्रेट लाइन वेक्टर A1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ B1 एंड दूसरा स्ट्रेट लाइन वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर B2, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने से बेटर B1 एंड B2 के बीच का एंगल निकालने तो काफी इजी हो जाएगा। बराबर है। क्यों? क्योंकि भाई इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कौन लेकर आ रहा है? B1। इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कौन लेकर आ रहा है? B2। और एंगल निकालने के लिए हम जैसे 2D में स्लोप का हेल्प लेते थे, 3D के अंदर स्लोप मतलब क्या रहता है? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। यहां पर हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता चल जाता है, इसलिए हम सीधा क्या करेंगे जी भाई, वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2 को यूज करेंगे। सबसे पहले एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस निकालते हैं। कौन से वाले फॉर्मेट में? वेक्टर वाले फॉर्मेट में। लेट वेक्टर इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस given as vector r is equal to vector a1 plus lambda times of vector b1 and vector r is equal to vector a2 plus mu times of vector b2। These two lines are parallel to vector b1 and vector b2 respectively। Therefore, angle between given straight lines is equal to angle between vector b1 and vector b2। बराबर है। और हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना जानते हैं। स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें जो भी एंगल मिलता है वो tan थीटा के टर्म में मिलता है, बट जब भी हम वेक्टर का एंगल निकालते हैं वो हमेशा हमें cos थीटा के टर्म में मिलता है। और जब भी कोई दो वेक्टर्स दिए रहेंगे तो एंगल क्या बनेगा जी? therefore नहीं करते। So let theta is angle between vector b1 and vector b2। हमें क्या मिलता है जी? cos theta is equal to vector b1 dot dot vector b2 divided by mod of b1 into mod of b2। ये क्या बन जाता है जी? हमारा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ये क्लियर है वेक्टर फॉर्मेट। अब लगे हाथ इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस भी कर ही लेते हैं। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है जी? थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 180 रहता है। बराबर है। और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। अब ये नीचे क्या है? हमारा स्केलर ही आने वाला है, तो हम लगे हाथ इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करते हैं जी भाई। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस।
पहले पैरेलल लाइन उठाते हैं. कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस क्या रहेगा जी हमारा? वेक्टर b1 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर b2, या फिर हम क्या बोल सकते हैं जी भाई, वेक्टर b1 अपॉन वेक्टर b2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इनका एक स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए. ये कोलिनियर होने चाहिए. देखो ना, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या रहेगा? दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. कोलिनियर वेक्टर्स इज नथिंग बट पैरेलल वेक्टर्स. नेक्स्ट, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब एंगल क्या रहेगा निधि? 90 डिग्री. cos 90 क्या होता है? 0 होता है. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 कब आता है? जब न्यूमरेटर 0 रहता है. तो इसका मतलब क्या रहेगा? b1 डॉट डॉट b2 इज इक्वल टू 0 अगर हुआ तो हम क्या बोलेंगे? अवर लाइंस आर परपेंडिकुलर. ये क्लियर है? वेक्टर फॉर्म देखें, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म देखें अब. Let x minus x1 upon a1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1, and x minus x2 upon a2 is equal to y minus y2 upon b2 is equal to z minus z2 upon c2 are two given straight lines. कार्टेशियन फॉर्मेट में है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं a1 b1 c1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, या फिर ये स्ट्रेट लाइन जिस वेक्टर को पैरेलल है उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आर a1 b1 c1? ठीक है. सो वेक्टर m1 represented as a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap, and vector m2 represented as a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap are vectors parallel to corresponding lines. लाइन 1 को पैरेलल वेक्टर m1, लाइन 2 को पैरेलल वेक्टर m2 रहेगा. बेसिकली जैसा हमने प्रीवियसली b1 b2 के लिए किया था वैसे अब हम किसके लिए करेंगे जी? m1 एंड m2 के लिए. लाइन 1 को पैरेलल m1 है, लाइन 2 को पैरेलल m2 है, तो भाई लाइन 1 एंड लाइन 2 के बीच में जो एंगल रहेगा वही एंगल हमारा m1 एंड m2 के बीच में होना चाहिए. सो if theta is angle between vector m1 and vector m2, cos theta is given as what? Vector m1 dot vector m2 upon modulus of m1 into modulus of m2. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे? सीधा इनका डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करो. क्या हो जाता है ये जो आगे?
दोनों कंपोनेंट फॉर्म में पता है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ m1 क्या रहेगा, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू ए रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये रहेगा जी हमारा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। देखो स्ट्रेट लाइन में हम किसको यूज करें, सिर्फ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 को, मतलब कार्टेशियन फॉर्मेट में इनका सिर्फ डिनोमिनेटर यूज हो रहा है, एंगल निकालना काफी इजी हो जाता है। कंडीशन फॉर अब स्पेशल केसेस, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस क्या रहेगा जी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू एनी नॉन जीरो स्केलर, ये होना चाहिए। एंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर मतलब एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है, जीरो। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जीरो कब आता है, जब न्यूमरेटर जीरो रहेगा, इसका मतलब हमारे यहाँ पर होना चाहिए जी भाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब हम बोलेंगे हमारे लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, पहला वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, भले वो वेक्टर फॉर्मेट रहे या फिर कार्टेशियन फॉर्मेट, कैलकुलेट करना इजी है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू एग्जांपल्स। क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन, पहला स्ट्रेट लाइन दिया है जी, वेक्टर r is equal to 3i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda times of I cap plus 2j cap plus 2k cap and vector r is equal to 5j cap minus 2k cap plus mu times of 3i cap plus 2j cap plus 6k cap। हमारे वेक्टर फॉर्म में देखो जी क्या था, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा a1 प्लस लैम्बडा b1 a2 प्लस लैम्बडा म्यू b2। हम किसके बीच में एंगल निकालते थे, सीधा लैम्बडा और म्यू के साथ में जो है वो b1 एंड b2, इन दोनों के बीच में एंगल निकालते थे, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस वेक्टर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो ये दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल रहेगा वही ये दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल रहने वाला है। इनको कंपेयर करो हमारे वेक्टर वाले फॉर्मेट के साथ। ये दो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है और हमने ये दो स्ट्रेट लाइंस को क्या बोला है भाई, इन दोनों के बीच में वही एंगल होगा जो b1 एंड
B2 के बीच में होगा। तो गिवन डेटा सीधा आप क्या लिख सकते हो जी भाई, वेक्टर B1 इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप एंड वेक्टर B2 इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। इन दोनों के बीच का एंगल सीधा आप अप्लाई कर सकते हो जी, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 इंटू मॉड B2। क्या आएगा जी इनका डॉट प्रोडक्ट, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू 3 2 इंटू 2 4 2 इंटू 6 12 डिवाइडेड बाय ऊपर वाले का मॉडुलस 3 मिलता है, इसका मॉडुलस 7 मिलता है। तो हमें क्या मिलता है जी भाई, cos थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 21। तो हमें एंगल क्या मिला है जी भाई, cos इनवर्स ऑफ 19 अपॉन 21। सिंपल क्वेश्चन, ये कौन से टाइप का एंगल है, एक्यूट या ऑब्ट्यूस? पॉजिटिव है नेगेटिव है? देखो पॉजिटिव है, मैंने बोला था एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव आता है, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए यही वैल्यू आपका नेगेटिव आता है। अब एक्यूट में भी देखो ये किसकी तरफ जा रहा है, 19 अपॉन 21, ये 1 की तरफ जा रहा है, मतलब cos 1 की तरफ जा रहा है, मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है ये। समझ में आया? Find angle between x minus 1 upon 1 2y plus 3 upon 2 equals z plus 5 upon 2 and x minus 2 upon 3 equals y plus 1 upon minus 2 comma z is equal to 2। इन दोनों के बीच एंगल निकालना है जी। सबसे पहले ये कार्टेशियन फॉर्मेट में टोटली है कि नहीं वो चेकआउट करो, दोनों के दोनों नहीं है, जैसे कि इधर एक्स वाई इक्वालिटी नहीं है, z इज इक्वल टू 2 दिया है, z इज इक्वल टू 2 एक्चुअली एक ऐसा लाइन रहेगा जो सिर्फ पैरेलल टू z एक्सिस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो y का कोएफिशिएंट कौन है, 2 है, हमें कौन चाहिए रहता है, हमेशा 1 चाहिए रहता है। तो पहले इनको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं जी, सॉल्यूशन में जाते ही टाइम। तो मैंने लाइन 1 को प्रॉपरली लिखा है जी, x माइनस 1 अपॉन 1, यहाँ पर 2 से इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो क्या होता है जी y प्लस 3/2 अपॉन 1, और यहाँ पर हमारा z प्लस 5 अपॉन 2। अब ये आ गया जी अपने प्रॉपर वाले फॉर्मेट में। एवरीवन क्लियर? कैसे समझ में आ गया? नेक्स्ट पे जाते हैं जी। अब यहाँ पर क्या मैं z इज इक्वल टू 2 को ऐसा लिख सकता हूँ, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये इसी के साथ दिया हुआ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई z माइनस 2 अपॉन 0 ये इक्वालिटी हो जाएगा जी किन के साथ, इनके साथ। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन प्रॉपरली बनेगा, x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 0। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियोज का मतलब इंफिनिटी नहीं रहता, इसका मतलब if there is a change of 3 in x then there is a change of minus 2 in y and there is change of 0। तो मतलब ये कौन से प्लेन में रहेगा, ये एक्स वाई प्लेन में रहेगा, और एक्स वाई प्लेन को कौन परपेंडिकुलर रहता है, जेड एक्सिस।
समझ में आ गया? बट ये प्लेन कैसा है, z इज इक्वल टू 2 के थ्रू जा रहा है। इसको विजुअलाइज अगर करना है तो ऐसे करो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये मेरा कौन सा प्लेन बनेगा, एक्स वाई प्लेन। ऐसा कोई भी जो प्लेन रहेगा वो क्या रहेगा जी, मेरा एक्स वाई प्लेन रहेगा। बट ये एक्स वाई प्लेन किसके थ्रू जा रहा है, ओरिजिन के थ्रू। अब यहाँ पर मैं जेड एक्सिस में अगर 2 यूनिट आगे आता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या रहता है, कोऑर्डिनेट 0,0,2। समझ में आ रहा है? अब इसी प्लेन को अगर मैं 2 यूनिट अगर आगे लेकर आऊंगा, दिस इज z इज इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू 2 वाला स्ट्रेट लाइन जो रहेगा वो इस प्लेन में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर 3 - 2 का मतलब क्या रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा, इस प्लेन में बिलोंग करेगा। और ये प्लेन कौन सा वाला प्लेन है, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। और पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होता, z 0 रहता है, देयर इज नो चेंज इन z। इसलिए z इज इक्वल टू 2 दिया। बट इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लाइक दिस, तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या रहेगा, if there is change of +3 in x direction, then -2 in y direction and 0 in z direction, there will be no change in z जब डायरेक्शन रेशियो में 0 आता है। ये क्लियर है? अब डायरेक्शन रेशियो मतलब डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शन में रहता है। डायरेक्शन कोसाइन 0 कब आता है, कॉस 0 कब आता है, 90 डिग्री। अब देखो ये जो प्लेन है, क्या ये z एक्सिस के साथ 90 डिग्री नहीं बनाता, ओके। पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए a1 b1 c1, दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए a2 b2 c2। फॉर्मूले के अंदर डालो, एंगल निकालो, क्या आएगा जी, cos थीटा। a1 a2 1 into 3 plus b1 b2 1 into -2 plus c1 c2 2 into 0 divided by, ये क्या रहता है, √6। इसका मॉडुलस √6, इसका मॉडुलस क्या मिलेगा, √13 या √13 ही मिलता है, √13। तो देखो आपको क्या मिला जी, cos थीटा इज इक्वल टू, दिस इज 3, दिस इज -2, दैट इज 0, 1 अपॉन √78, 1 अपॉन √78। और देखो ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये एंगल एक्यूट है, पॉजिटिव मिला वैल्यू तो ये एक्यूट है, बट 90 के करीब वाला, 0 को अप्रोच करेगा ये स्लोली। ये क्वेश्चन देता हूं, इसके लिए क्या करना है मुझे बताओ। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू (2, -1, 3) parallel to straight line I cap plus j cap plus lambda times of 2i cap minus j cap plus 2k cap। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एनीवन। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट 2, -1, 3 पैरेलल टू दिस लाइन। कौन से फॉर्मेट में दिया है ये इक्वेशन, वेक्टर फॉर्मेट में दिया है। मतलब ये बेसिकली क्या है जी, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर
B. If this line is parallel to vector B and we want a line which is parallel to this vector, sorry this straight line, मतलब we want a line which is parallel to vector B, तो हम सीधा क्या बोलेंगे भाई, अगर ये मेरा पोजीशन वेक्टर P में कन्वर्ट करके चलता हूं तो सबसे पहले लेट स्टार्ट विथ लेट position vector P is given as 2 I cap minus j cap plus 3 k cap. Since we need line parallel to vector r is equal to I cap plus j cap plus lambda times of 2 I cap minus j cap plus 2 k cap, that is we need line parallel to 2 I cap minus j cap plus 2 k cap. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? इस लाइन को पैरेलल लाइन चाहिए, मतलब बेसिकली इस वेक्टर को पैरेलल लाइन चाहिए, ठीक है? तो लेट जस्ट से हमने इस वेक्टर को क्या पकड़ लिया जी, वेक्टर बी. नाउ वी वांट अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू पोजीशन वेक्टर पी एंड पैरेलल टू वेक्टर बी. क्या बनेगा जी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस म्यू, म्यू ले लेते हैं, लैम्डा ई क्या, लैम्डा क्या स्केलर कोई भी ले सकता है, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी. तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा जी, 2 I cap माइनस जे कैप प्लस 3 k cap प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2 I cap माइनस जे कैप प्लस 2 k cap. ये रहेगा जी हमारा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. और जब तक कार्टेशियन में नहीं करेंगे मन नहीं भरेगा. कार्टेशियन में लिखो स्ट्रेट लाइन को. अब वेक्टर मिल गया तो कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्मेट मिल रहा, कार्टेशियन में आप कैसे लिखोगे जी, हमें मिलेगा जी, हमें x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन प्लस 2. ये मिलेगा जी हमें. ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नाउ दिस इज इक्वल टू म्यू. अगर किसी को म्यू स्केलर क्यों लिया अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्लियर है. दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. Find equation of straight line through -1, 3, -2 which is perpendicular to lines, x upon 1 is equal to y upon 2 equals to z upon 3 and x plus 2 upon minus 3 equals y minus 1 upon 2 equals z plus 1 upon 5. अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में काफी इजी था, हमें स्ट्रेट लाइंस कैसी चाहिए थी, पैरेलल चाहिए थी. जब पैरेलल होती है भाई उसके डायरेक्शन रेशियो सीधा हम यूज कर सकते हैं. बट अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है. Find the equation of straight line through this point which is perpendicular to this line and this line. तो let's just say ये पहले वाले स्ट्रेट लाइन के जो है ना उनको हम क्या कर लेते हैं भाई, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है.
और ये जो दूसरे वाले लाइन का है उसको हमने क्या पकड़ लिया जी, A2 B2 और C2। ये क्लियर है? ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया तो कार्टेशियन में काम करता है, वेक्टर में नहीं जाएंगे। हमें एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए जो उस पॉइंट के थ्रू जाता है, उसके डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे कुछ तो अज्यूम कर सकते हैं। क्या पकड़ना है? A डैश B डैश C डैश पकड़ के चलते हैं। तो लेट, इनको हमने पकड़ लिया जी x1 y1 z1। तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या रहेगा? लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस x1 मतलब x प्लस 1 अपॉन a डैश इक्वल्स y माइनस 3 अपॉन b डैश इक्वल्स z प्लस 2 अपॉन c डैश। ऐसा रहना चाहिए अगर हमने डायरेक्शन रेशियोज अगर अज्यूम करना है तो। A dash B dash C dash are direction ratios of this line. But ये straight line कैसा है? This straight line is perpendicular to how many lines? 2 lines. तो अगर ये straight line और ये straight line अगर perpendicular है and ये straight line and ये straight line अगर perpendicular है तो just हमने condition for perpendicular lines देखा था। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बराबर है। अब यहाँ पर मतलब A डैश A1 प्लस B डैश B1 प्लस C डैश C1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एज वेल एज A डैश A2 प्लस B डैश B2 प्लस C डैश C2 ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्लियर है? तो मैं सीधा वो लिख सकता हूँ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। Therefore, condition for perpendicular lines सीधा हम अप्लाई कर सकते हैं जी। हमारे किसके लिए? हमारे रिक्वायर्ड लाइन के लिए और गिवन लाइन पहला वाला लाइन उसके साथ क्या हो जाएगा जी हमारा 1 इंटू ए डैश, बेसिकली ए डैश, नेक्स्ट 2 इंटू बी डैश एंड 3 इंटू सी डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। दिस इज इक्वेशन 1। हमने देखो रिक्वायर्ड लाइन और लाइन 1 के बीच में जो परपेंडिकुलर बिहेवियर है उसको सीधा लिख दिया है हमने। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो अभी कि अभी ये कैसा है। नहीं समझा? ओके। कार्टेशियन फॉर्मेट में जो एंड वाला पार्ट लिखा है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, सॉरी परपेंडिकुलर लाइंस, क्या लिखा है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। हमें जो स्ट्रेट लाइन चाहिए वो हमने अज्यूम कर लिया ये, जिसके डिनोमिनेटर क्या है? A डैश B डैश C डैश। ये स्ट्रेट लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर बोला है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में जो रिलेशन है हमने वही अप्लाई किया। A1 इंटू A डैश B1 इंटू B डैश C1 इंटू C डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। हम यहीं पर नहीं रुके, हमें दूसरा इक्वेशन भी चाहिए। हमें जो स्ट्रेट लाइन चाहिए वो भी इसको भी परपेंडिकुलर, बराबर है। इसको हमने A2 B2 C2 किया तो क्या आ जाएगा? A2 इंटू A डैश प्लस B2 इंटू B डैश प्लस C2 इंटू C डैश इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। देखो क्या मिलता है? -3 टाइम्स ऑफ A डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ B डैश प्लस या माइनस प्लस 5 टाइम्स ऑफ C डैश is also equals to 0. This is equation 2. तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं भाई? ए डैश अपॉन ए डैश वाला पार्ट निकाल रहे हैं तो ए डैश वाले पार्ट को हाइड कर देंगे सीधा नेक्स्ट पार्ट से। 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2, 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू बी डैश के लिए हम लिखेंगे तो बी डैश वाले पार्ट को हाइड किया सीधा नेक्स्ट पार्ट से। 3 इंटू माइनस 3 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू सी डैश अपॉन क्या मिलेगा जी नेक्स्ट पार्ट से? 1 इंटू
2 माइनस 2 इंटू माइनस 3, देखो क्या मिलता है, दिस इज 10 माइनस 6, क्या मिलेगा जी हमें 4, यहाँ पर -9 -5, ये मिला जी -14, ये क्या मिलता है जी -2 + 6, ये क्या मिला जी हमें 8। तो आप सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलता है, a'/4 इज इक्वल टू b' -14 इज इक्वल टू c'/8। अब ये पैरेलल लाइंस का देखो क्या लिखा था हमने, पैरेलल लाइंस का कंडीशन, if two lines are parallel then a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। और हमें जिस तरीके से मिला है a'/4 is equal to b'/-14 c'/8, इसका मतलब क्या हुआ, a' b' c' को हम सीधा इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये इक्वल है ना, तो इसको इक्वल टू मैंने क्या लिखा है जी, इक्वल टू लैम्डा लिख दिया। तो दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो जो अज्यूम किया था वो सीधा डाल दो जी, हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या मिलना चाहिए, दिस इज 4, दिस इज -14, दिस इज +8। अब कई बार क्या होगा पता है, इसको 2 से डिवाइड करके दिया जाता है, लाइक 4 की जगह 2, -14 की जगह -7 एंड +8 की जगह +4। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सेम स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में होने चाहिए, उनका वैल्यू फिक्स रहता है क्या, नहीं, पर जो भी वैल्यू चेंज होगा सेम रेशियो में इंक्रीज होगा। ये क्लियर है। देखो आज आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही ज्यादा देखे, कंसेप्ट एक ही देखा, दैट इज एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। एंगल की वजह से क्या होता है जी, हमें पता चलता है वेदर अवर स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल और नॉन पैरेलल, ठीक है। नॉन पैरेलल के अंदर दो केसेस होते हैं, आइदर दीज आर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है तो कोप्लेनर, अगर नहीं मिलता है तो नॉन कोप्लेनर। इसी थॉट के ऊपर हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करते हैं, ठीक है। आज हमने एक ही देखा जी, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन 3 डायमेंशन।